प्रिया नाम है, छठी क्लास में हो? यस मैम। छठी क्लास में। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये क्या है, मुझे स्पेलिंग पढ़ करके सुनाइए। ABIECTIVES। ये देखिए, ये है छठी क्लास के बच्चों का हाल, जो कि डी को बी पढ़ रही है और जे को आई पढ़ रही है। बच्चे पूरा बनता क्या है, मिलकर के क्या बनता है, इसे क्या बोलते हैं? नहीं जानते? कि लगभग 70% से ज्यादा बच्चे जो इंडियन ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। व्हाट डज इट मीन? अनएम्प्लॉयबल का मतलब क्या होता है कि वो नौकरी के लायक ही नहीं है। हम लोग छठी क्लास का बच्चा ABCD नहीं लिख पा रहा, 5वीं क्लास का बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा, ग्रेजुएटेड बच्चे एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे, तो हम लोग कैसा समाज बना रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पर। दरअसल हरियाणा में न जाने कितनी ही सरकारें आई और चली गई और साथ साथ बजाती रही ढिंडोरा विकास का, तरक्की का। लेकिन क्या वाकई में ही विकास हुआ? क्या वाकई में ही हरियाणा की तरक्की हुई? जमीनी हकीकत को देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और ये बात जो है वो मैं ख्यालों में नहीं कह रही हूँ, बल्कि हकीकत को देखते हुए कह रही हूँ, जो मैं अभी आपको भी दिखाने वाली हूँ। दरअसल आप मेरे पास जो देख पा रहे हैं वो है सरकारी ही स्कूल के बच्चे, जिनके शिक्षा का जो लेवल है वो मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगी आपके सामने। बच्चे आगे आए, जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज पूजा। पूजा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं इंग्लिश की किताब आप? हमको थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है, तो यहाँ से मुझे पढ़ करके सुनाइए आप। डू यू know that I am made up of the ड्राइंग नहीं बच्चे, DRAW, ड्रा। beautiful देखिए, ये है 5वीं और 4थी क्लास के बच्चे, जिन्हें कहा जाता है कि वोकैबुलरी, ग्रामर इन्हें बड़े अच्छे से आने चाहिए। अजी ग्रामर तो छोड़िए, ये बच्चे ठीक से एक लाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आपको जो है मिलवाती हूँ छठी क्लास के एक बच्चे से। ये एक बच्ची मेरे साथ खड़ी है, छठी क्लास की, अपने आप को बता रही है। बच्चे नाम क्या है आपका? प्रिया। प्रिया नाम है, छठी क्लास में हो? यस मैम। छठी क्लास में। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये क्या है, मुझे स्पेलिंग पढ़ करके सुनाइए। ABIECTIVES। ये देखिए, ये है छठी क्लास के बच्चों का हाल, जो कि डी को बी पढ़ रही है और जे को आई पढ़ रही है। बच्चे पूरा बनता क्या है, मिलकर के क्या बनता है, इसे क्या बोलते हैं? नहीं जानते? अच्छा मुझे ये बताइए कि वोकैबुलरी क्या होता है, पता है? ये देखिए, आप जो है सरकारी स्कूलों में लिखा जा रहा है कि बच्चे को वोकैबुलरी आनी चाहिए, बच्चे को ग्रामर आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बच्चे को ABCD तक भी नहीं आती है। ये देखिए, ये है हालात सरकारी स्कूल के छठी कक्षा के विद्यार्थियों के, जिन्हें लिखा गया है, 4थी क्लास के बच्चों के लिए लिखा गया है कि उन्हें वोकैबुलरी और ग्रामर तक भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ छठी क्लास की बच्ची मेरे सामने खड़ी थी और वो D और B के अंदर फर्क भी नहीं कर पाई। ये हालात है हरियाणा के स्कूलों के, यहाँ की शिक्षा के, और इसका कारण है कि सरकार ने इन्हें कभी मुद्दा समझा ही नहीं, हम लोगों ने कभी इस बारे में आवाज उठाई ही नहीं। अब इस बारे में हमसे बातचीत करने के लिए और इसमें मेरा सहयोग देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नई राहें के वॉलंटियर उमेश शर्मा जी। सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते मैम जी। सर सबसे पहला तो मैं कारण जानना चाहूंगी कि आप, मैंने देखा कि आप यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि बच्चे दिन भर पढ़ते हैं और फिर शाम को आप यहाँ पढ़ाते हैं। देखिए मैम, अपने हरियाणा के अंदर 22 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। 22 लाख बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट का ही डेटा है, ASCR की रिपोर्ट है कि ओनली 27% बच्चे ही 5वीं क्लास के क्लास 2 की नोटबुक पढ़ पाते हैं। अभी जैसे आपने देखा, बच्चों को टेस्ट किया कि छठी क्लास का बच्चा ABCD को पहचान
नहीं पा रहा, डी को पी पढ़ रहा है और वो सारी चीज़ें हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसको धीरे धीरे आगे जाते हुए ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है? एक सरकार की पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, कि 8वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। ये 6ठी क्लास का जो आपने रिजल्ट देखा, ये नो डिटेंशन पॉलिसी इसके बीच में सबसे बड़ा कारण है, जिससे हर बच्चा 8वीं तक जाएगा, 8वीं में भी पास हो जाएगा और फिर वो 9th में चला जाएगा। पूरे हरियाणा के अंदर 9वीं क्लास में जो ओवरऑल डेटा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं हमने देखा है 60 से 70% बच्चा फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि उसकी जो रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज है वो 9th के लेवल की हो ही नहीं पाती, और ना उनके पेरेंट्स को पता चलता कि 9वीं तक आते आते कि हमारा बच्चा कितने बड़े गड्ढे में जा चुका है। और 9वीं में जाने के बाद जब वो बच्चा फेल होता है तो उसका कमबैक का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, ना उनकी इतनी समझ है कि वो उस चीज़ को जान पाएं। इससे क्या होता है कि अगर 9th क्लास में 60% भी हम लोग मान लेते हैं बच्चा फेल हो जाता है, 100 बच्चे चले, 9th में 60% बच्चा फेल हो गया, 40 बच्चा 10वीं में गया, उसका रिजल्ट आया 50%, यानी कि 80 बच्चा 10वीं से पहले ही रह गया। 22 लाख बच्चे हैं मैडम, 22 लाख बच्चों में से अगर 80% बच्चा 10वीं ही नहीं कर पाएगा तो हम लोग कैसी सोसाइटी बनाएंगे? और दूसरा कारण ये है कि शाम को पढ़ा क्यों रहे हैं, दिन में क्यों ये बच्चे पढ़ते हैं, शाम को भी क्यों पढ़ते हैं? उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर आज इनको नहीं पढ़ाया गया, अगर 5वीं के बच्चे की रीडिंग एबिलिटी 5वीं तक नहीं लाई गई तो ये बच्चे भी 9वीं क्लास में फेल हो जाएंगे। और 9वीं क्लास में फेल हो जाएंगे अगर हम लोग एक ऐसा समाज बनाए कि 55 लाख बच्चा हरियाणा में पढ़ता है, जिसमें से 33 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और 22 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर ये 22 लाख बच्चे नहीं पढ़ पाए, नहीं ये आगे बढ़ पाए, तो आप ये देखिए कि 60-40 का रेशो हो गया है। 60% बच्चा ठीक हो गया और 40 खराब हो गया। ये 40% उस 60 को भी रहने नहीं देगा। इसलिए इनको शाम को पढ़ना जरूरी है। इनको अगर हम लोगों ने 5वीं तक दोबारा हाथ पकड़ के नहीं बचाया गया तो 9th में आपने एक कहावत सुनी होगी कि पक्के घड़े जो हो जाता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये कच्चे घड़े हैं, इनको जैसी शेप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो ये हम लोग इनको बचा नहीं पाएंगे। सर देखिए, बिल्कुल शिक्षा ही यहाँ दी जा रही है और शिक्षा ही जो है प्राइवेट स्कूलों में भी दी जाती है। तो ऐसा क्या अंतर है प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के हालात जो हैं वो इतने खस्ता हैं? मैम, आप जब रिजल्ट आता है 10वीं क्लास का तो अखबारों में बड़े बड़े एड्स छपते हैं कि 100% रिजल्ट, 99% रिजल्ट, 95% रिजल्ट। हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे दिखते हैं, मुस्कान दिखती है, बच्चे यस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी सक्सेस को, उनके पेरेंट्स के खिले हुए चेहरे दिखते हैं। लेकिन जब सरकारी स्कूल का रिजल्ट आता है 57%, 49%, तब ये पूरा समाज खामोश हो जाता है। इतना बड़ा तबका इस गर्त में जा रहा है और समाज खामोश है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में जो डिफरेंस हम लोग अगर बेसिकली देखें वो ये है कि यहाँ पे जितने टीचर्स हैं, 95,000 टीचर्स हैं। आप पहली बात तो ये समझिए हमारे देश की विडंबना कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एवरेज फीस 20,000 रुपये होती है। ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 8,000 10,000 रुपये मिलते हैं। गांव के अंदर आप जाओगे तो 3-3 4-4 हज़ार रुपये वाले स्कूल हैं। लेकिन विडंबना ये है कि 4,000 वाले स्कूल में जिस टीचर को 4,000 रुपये मिलते हैं उसमें ज़्यादा बच्चे हैं उस स्कूल के मुकाबले जिसमें 70,000 रुपये का एक टीचर है। बिल्कुल। यानी देखिए सर, मैंने ये भी अक्सर देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर होते हैं उन्हें 5 से 10 हज़ार की ही तनख्वाह दी जाती है, जबकि सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं उन्हें 50 से 70 हज़ार रुपये तक की भी उन्हें तनख्वाह दी जाती है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी उनके टीचिंग स्टाइल में इतना डिफरेंस। इसका मुख्य कारण सिस्टम पे है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब होती है वो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है। मैं बिलीव करता हूँ इस बात में कि अगर इनको 2 लाख रुपए महीने की सैलरी भी दी जाए तो मैं सबसे पहला आदमी हूँगा जो इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार ने इनको बनाया क्या? जिस आदमी को सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए थे, सरकार ने उसके ऊपर कितने सारे काम और लगा दिए अदर देन एजुकेशन। वही एक टीचर है जो कि जनगणना करता है, वही टीचर है जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, जिसको क्या होता है कि हर आदमी का उसका वोटर कार्ड बनाना होता है जो उस गांव में रहता है। इन टीचर्स के ऊपर वो ड्यूटी लगा दी गई कि
जब भी इलेक्शन आएगा हर घर में पर्ची दे के आओ कि इसका इस बूथ में वोट डालना है, इसका इस बूथ में वोट डालना है। एक टीचर की ड्यूटी तो मिड डे मील स्कीम का रजिस्टर भरने में लग जाती है। मैक्सिमम टीचर्स को कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, इतने सारे टेस्ट होते हैं जिन्हें वो कंप्यूटर में फीड करके आगे भेजना होता है। अगर आप टीचर का 60% काम क्लरिकल वर्क में करवा देंगे, अगर आप उस टीचर की इंपॉर्टेंस देश के लिए नहीं समझेंगे, तो आप उसके रिजल्ट कैसे लेके आ सकते हैं? अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, अगर आपको कदर नहीं होगी कि उसे एजुकेशन देनी है, तो क्या वो एजुकेट हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं अध्यापकों को, जिन अध्यापकों को देश के जो देश का भविष्य है, जिन बच्चों पर उनको ध्यान देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर भरने में ही अपना पूरा समय गंवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल टीचर्स के साथ में खड़ा हूँ कि उनको अब जैसे कि ट्रेनिंग है, ठीक है, 5 क्लासरूम है, 5 टीचर हैं और 3 को ट्रेनिंग पे भेज दिया। अब 3 क्लास गांव में घूम रही है। ये हालात हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो चुकी है, इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, लेकिन क्या हम लोग वो ट्रेनिंग इंटरनेट स्काइप के थ्रू नहीं दे सकते? जब पूरी दुनिया के अंदर सारे राष्ट्र के लोग बैठ के एक मीटिंग कर सकते हैं स्काइप पे, क्या उन सब लोगों को टीचिंग जो ट्रेनिंग है वहाँ पे नहीं दी जा सकती? ये हमें सोचना पड़ेगा। ये हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं और ना समाज इस चीज़ को मांग कर रहा है। बिल्कुल, देखिए आप बोल रहे हैं कि इंटरनेट की शिक्षा इन्हें क्यों नहीं दी जा रही? कैसे दी जाएगी? लाइट तो होती ही नहीं है गाँव में कंप्यूटर्स चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। आपको पता है कि इस साल का 2019-20 का बजट कितना है जो एलोकेट किया गया है सीनियर और प्राइमरी स्कूल के लिए? लगभग 9,500 करोड़ रुपए। बस 9,500 करोड़ रुपए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बस ये अप्रॉक्सीमेटली 8% है। टोटल बजट है 1,32,000 करोड़ रुपए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपसे बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, ये आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना स्टेक अपने बच्चों की एजुकेशन में देंगे। अगर आप 500 रुपये देते हैं तो आपकी मेंटेलिटी समझ में आती है कि आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप उस 10,000 रुपये में से 2,000 या 2,500 रुपये अपने बच्चे की एजुकेशन में निकालते हैं कि हम कम खा लेंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, सब कुछ कम कर लेंगे, लेकिन एजुकेटेड होना चाहिए, वो आपकी मेंटेलिटी दर्शाता है। जितनी भी सरकारें आई हैं, अब आपको यकीन मान के ये होगा कि 9,500 करोड़ रुपये में से लगभग 8,000 से ज़्यादा तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा तो सिर्फ सैलरी में चला जाता है। किसी भी गांव के अंदर आप बात करेंगे 8 घंटे या 12 घंटे वो लाइट आती है और दिन के टाइम तो किसी भी गांव में लाइट नहीं आती, ठीक है, तो वहां पे क्या इंटरनेट हो पाएगा? क्या वहां पे कंप्यूटर फैसिलिटी हो पाएंगी? रोज अखबारों में छपता है कि आज कंप्यूटर लग गया, आप ये लग गए, लेकिन वो ऑन कैसे होंगे बिना लाइट के? ये बात हम लोगों को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये एक मुद्दा है जो कि शायद एड्रेस नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, जैसे कि हमेशा से ही हम सुनते आए हैं कि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा मुद्दा होता है, लेकिन ये बात कभी भी मुद्दा नहीं रही है कि इन सरकारी स्कूलों के बच्चों का बेस जो है वो उतना ही मजबूत होना चाहिए। उनके जो विचार हैं, उनके जो मोरालिटी है, वो भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। और शायद यही इसमें काम कर रहा है कि कंप्यूटर्स तो आप लगवा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो लाइट चाहिए होती है, वो सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे। मैम, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, जो मैंने पिछले 8 साल में देखा है, वो ये है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं सरकारी स्कूल में, वो सबसे डिप्राइव्ड तबका होता है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास में पैसे नहीं है। हमने एक होपलेसनेस की स्थिति हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दी है। हमने इतने बड़े तबके को उनके हालात पे छोड़ दिया है। हम लोग ये सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स, जैसे किसी भी स्कूल में जाओगे तो सब बोलेंगे कि इनके पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते, ये पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आप एक चीज़ देख के आइए, समझिए कि पिता अपने बच्चे को रोज स्कूल में छोड़ने के लिए आता है, ठीक है, वहाँ पे वो देखता है उसको मिड डे मील खाते हुए, बच्चे उकड़ू बैठ के मिड डे मील खा रहे हैं। ना वहाँ पे कोई बेंच की फैसिलिटी है, ना वहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल है, ना कुछ है, ना वहाँ पे कोई आप मैक्सिमम स्कूल में जाइए आपको बेंचेस नहीं मिलेंगे, नीचे बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं? उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाएं, और हमारे पास पैसा नहीं है तो वो ये एडमिट कर चुके हैं कि हमारा बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा। गांव के अंदर एक कहावत मशहूर है कि कोई आदमी जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाता है और वो सरकारी स्कूल में बच्चा भेज देता है, तो उसको ये बोला जाता है कि तेरे हाथ टिक रहे हैं क्या कि तू सरकारी स्कूल में भेज रहा है, यानी कि एक सिंबल बना दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं,
उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे स्कूल में गए या नहीं गए, क्योंकि वो सुबह दिहाड़ी मजदूरी पे चले जाते हैं, कोई खेतों में चला जाता है, कोई मजदूरी करने के लिए चला जाता है, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता होता और उसका फायदा उठाता है ये पूरा सिस्टम। और जो एजुकेटेड तबका है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उनको ये बोला जाता है कि इनके पास मत भेजो क्योंकि ये गाड़ी सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिगाड़ देंगे आपके बच्चे को। हिसार के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें 2500 बच्चा पढ़ता है, जिनकी एनुअल इनकम, जो फादर की इनकम 8,000 रुपए महीने है, और 2,500 एक ही स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है जिसकी 5 लाख रुपए महीने की है, ठीक है, और वो बिल्कुल जेल करके पढ़ रहे हैं। लेकिन गांव में ये एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया कि हेल्थ और एजुकेशन, ये सरकारी सिस्टम जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए, हमारे लिए है ही नहीं, और ना हम ये मांग सकते, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं तो वो कैसे मांग सकते हो। 9,000 करोड़ रुपए का रिजल्ट क्या है कि 100 में से 80 बच्चा फेल हो जाता है। अगर हम 12वीं की बात करें तो क्या होगा? और ये सोसाइटी अगर ऐसे ही चलती गई तो हमने बचपन से सुना है कि एक जो सेब है वो पूरी टोकरी को खराब कर देता है, टोकरी में रखते हैं। एक गंदी मछली पूरे समाज को गंदा कर देती है। लेकिन यहाँ पे तो 60-40 का रेशियो है। आज नहीं समझे तो आप ये मेरी बात मान के चलिए कि जिन बच्चों के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, जिन बच्चों को हम लोग आज एजुकेशन देने के लिए दिन रात पैसा कमा रहे हैं, उन्हें अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, ये 40% बच्चे जिस दिन बर्बाद हो जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे? ये ड्रग्स का शिकार होंगे, ये अनएम्प्लॉयड होंगे, ये अपने ड्रग्स पीने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए गोली किसके मारेंगे? ये उसके मारेंगे जो 60% के लिए जो समृद्ध है। तो ये एक सोसाइटी में इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है। उदाहरण भी अब निकल करके जो आने लगे हैं, पहले हिसार से बाहर की चर्चाएं सुनते थे, अभी हाल ही में पीएलए में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि मैं एक सेमिनार दे रहा था OPGMS स्कूल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे मैंने बात बोली तो एक टीचर ने मुझे, जब मैं इस बारे में बता रहा था वहाँ पे, तो एक टीचर ने बोला कि मेरा 9th क्लास का बच्चा था और उसको यहाँ पे चाकू मार दिया सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए। क्यों मारा? जब पता चला कि वो चरसी लोग थे और उनको माल फूकना था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको मोबाइल नहीं चाहिए था, अब पैसे चाहिए थे। पंजाब 74% नशे के शिकार हो चुका है। आपकी ये फतेहाबाद बेल्ट है, ये नरवाना बेल्ट है, जहाँ जहाँ जो ये लगती है, ये सारा का सारा हरियाणा के अंदर इन होने लग गया है। आप एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे ज़ोंबीज़ 40% आपने बना दिए और आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग खुश हैं, हमारे माँ बाप खुश हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है, हमें उसका क्या। लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चे को एजुकेटेड बना के डॉक्टर बना सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हो, वकील बना सकते हो, लेकिन अपने घर को किला थोड़ी ना बना सकते हो। आपको रहना तो समाज में पड़ेगा, 40% लोगों में रहना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, ये मुद्दा क्यों नहीं बनता। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये मुद्दा बन गया तो ये जो लोग आज की डेट में हैं ये नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो राजनेताओं की राजनीतिक रोटियां जो हैं वो नहीं सीख पाएंगी और उन्हें शायद शिक्षित वर्ग का सामना शायद करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये लोग कहते हैं कि हमारा देश नहीं बदल सकता, लोग ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही हैं, हमारा तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मुझे 8 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर माँ बाप उसके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। 15 साल मेरे बच्चे की एजुकेशन और प्राइम मिनिस्टर के बच्चे की एजुकेशन और चीफ मिनिस्टर के बच्चे की एजुकेशन सबकी इक्विवेलेंट कर दो आप। 15 साल यानी कि पहली से 12वीं और ग्रेजुएशन सबकी इक्विवेलेंट कर दो आप एजुकेशन, तो आपको ये देश विकसित करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि हमारा CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कहता है कि लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे जो इंडियन ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। व्हाट डज इट मीन? अनएम्प्लॉयबल का मतलब क्या होता है कि वो नौकरी के लायक ही नहीं है। हम लोग 6ठी क्लास का बच्चा ABCD नहीं लिख पा रहा, 5वीं क्लास का बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहा, बच्चे एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे, तो हम लोग कैसा समाज बना रहे हैं? हम लोग क्या स्किल बना पाएंगे? और आप एक चीज देखिए, जो वी एज अ स्टेट पिछले 5 साल के अंदर कितने बच्चे 9वीं में फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, वो आज क्या कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने उनके लिए कोई ऑप्शन रखा? क्या ITIs जो हैं वो 10वीं क्लास में दी जाती है, 10वीं क्लास वाला ITI करता है, लेकिन 9वीं जो हम लोग एज ए स्टेट फेल हो गए, क्या हमने उनको बच्चों को रिवाइवल का कोई प्लान है हमारे पास में? इतना बड़ा तबका हम लोगों ने हमारे देश को एक सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपने एजुकेशन नहीं दी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ड्रग्स
और जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं वो यहीं से शुरू होती है। आपको ये करना ही पड़ेगा। हम लोग पिछले 1.5 साल से आरंभ के थ्रू ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। आपने देखा यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जा रहे हैं, सब पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, और अक्सर ये शिकायत भी की जाती है सरकारी स्कूल के टीचर्स की तरफ से कि इन बच्चों के माँ बाप जो है इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, वो ध्यान नहीं देते कि ये समय से स्कूल आए हैं या नहीं आए। तो क्या आपका एक्सपीरियंस भी यही कहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब होपलेसनेस हो जाती है ना, कि आपको ये लगता है कि भेज तो रहे हैं लेकिन कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल, वो होपलेसनेस तोड़ने की ज़रूरत है। होपलेसनेस कैसे टूटेगी? बच्चा स्कूल में एंटर करता है, ज़मीन पे बैठता है। किसी भी स्कूल के अंदर, हरियाणा के अंदर मैक्सिमम, मैं गारंटी देता हूँ, ना तो वहाँ पे पीएन है, ना वहाँ पे गार्ड है, ठीक है, ना वहाँ पे कोई परमानेंट सफाई कर्मचारी है, ना वहाँ पे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है। बेंचेस, मैक्सिमम क्लास के अंदर बेंचेस नहीं है, दरियों पे नीचे बैठते हैं, मिड डे मील नीचे बैठ के खाते हैं, ठीक है, और उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और उसके बाद ये बोला जाता है कि ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। आप एक बात देखिए कि मैं आपको कहता हूं कि मैंने पिछले 8 साल पहले एक स्कूल हम लोगों ने शुरू किया था, नई राहें स्कूल के नाम से। पहली से 5वीं हमने बच्चों को पढ़ाया। इसी तरह के बच्चे थे सारे। किसी की मदर घरों में सफाई का काम करती हैं, किसी के फादर ऑटो चलाते हैं। 30 बच्चों से शुरू किया और उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया कि हम लोग पढ़ सकते हैं। हमने बात की समान शिक्षा की, कि सबको एजुकेशन इक्वल मिले, क्वालिटी एजुकेशन की बात करी। तो वो बच्चे 5वीं तक पढ़े। 6ठी क्लास के अंदर उन बच्चों ने आरटीई के थ्रू एडमिशन लिया। हमारे लगभग 10 बच्चे आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। जो आज रिजल्ट 7वीं का भी रिजल्ट आया, तो बच्ची जिसकी मदर सफाई का काम करती है घरों में, उसने 93.8% स्कोर किया। एक बच्ची 92% लेके आई। एक बच्ची जो 5 भाई बहन है, फादर उनके ड्राइवर का काम करते हैं, वो अपने स्कूल को ओलंपियाड में सिल्वर मेडल दिलाती है। अंतर साफ दिख रहा है। ये साफ ये है कि मैं आज गारंटी देता हूं कि वो बच्चे अगले 3-4 साल के अंदर डॉक्टर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, आईआईटी क्रैक करेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 8 साल के अंदर। लेकिन आपको उन बच्चों को कंधे पे हाथ रख के बोलना पड़ेगा कि मैं हूं, हम कर सकते हैं, तुम पढ़ सकते हो, हम पढ़ाना चाहते हैं और हम लोग मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की जिस दिन ये चाहत होगी कि हमें सिस्टम को सुधारना है, 5 साल के अंदर पूरा सिस्टम बदल सकता है। आपको अपनी नीयत दिखानी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग ये बदलना चाहते हैं। लेकिन सरकार की नीयत तो कहीं ना कहीं किसी सरकार की नीयत जो है वो जातिवाद पर राजनीति करने की होती है, तो कोई सरकार धर्म के ऊपर जो है वो राजनीति करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैम, मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन शिक्षा का मुद्दा बन जाएगा इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, ये सारे मुद्दे, जाति, धर्म, सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो इन सारे बंधनों को तोड़ देती है। लोग आज क्या कर रहे हैं, जो अनएजुकेटेड तबका है, उनको पता ही नहीं वो किस भीड़ का हिस्सा है। मैं आपको एक ऐसा फैक्ट आज बता रहा हूं कि आरक्षण की बात होती है, ठीक है, 17.5 लाख बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूलों के अंदर, एससी कम्युनिटी का और ओबीसी कम्युनिटी का। 17.5 लाख बच्चे वो पढ़ रहे हैं जिनको लगता है कि हमें आरक्षण मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण क्यों दिया था? उन्होंने आरक्षण किस चीज में दिया था? उन्होंने शिक्षा में दिया था और रोजगार में दिया था। अगर आप एक बात बताओ, 100 में से 80 बच्चा अगर 10वीं ही नहीं कर पाएगा तो क्या उसको 12वीं के बाद ही मिलेगा एजुकेशन के अंदर तो आरक्षण? ठीक है, क्योंकि 12वीं तक तो सबका फ्री है। 12वीं तक वो पास होगा ही नहीं। 8-10 बच्चे होंगे, यानी कि रोजगार से लगभग 90% से ज्यादा बच्चे रह गए। और आज कोई भी आप क्वालिफिकेशन देख लो, किसी भी नौकरी के लिए 10वीं बेसिक एलिजिबिलिटी है। यानी कि उन 17.5 लाख लोगों में से 80 to 85% आरक्षण के मतलब एलिजिबल ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं है ये बात। उनको सड़कों पे ले आते हैं किसी भी तरह की बचे हुए लोग भी कहाँ जो है वहाँ नौकरी कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप डी की भर्तियों में तो पीएचडी के फॉर्म्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने पीएचडी की हुई है वो लोग तो ग्रुप डी की भर्ती के लिए तैयार बैठे हैं। मैम, आप एक चीज़ समझिए कि ये एक हम लोग है ना, बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आज अच्छी बात है हम लोग इसको डिस्कशन तो कर पा रहे हैं। ये तबका तो मैंने आपको बता दिया कि एक कम्युनिटी है जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा। जो दूसरी कम्युनिटी है जिसका जो मेजर चंक जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है,
उसके लिए क्या खतरे हैं? उसके लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि वी एज ए सोसाइटी फेल हो चुके हैं। हम लोग 60% बच्चों को पढ़ा के ठीक नहीं रख सकते। 60% और 40% का अगर रेशो आ गया तो ये जो आज ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़कर कहाँ जाएंगे? समाज में तो जाएंगे। और वो अगले 10 साल में मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे ये आप ये देखिए कि जितने भी सेक्सुअल वो हो रहे हैं, जितने भी रेप्स हो रहे हैं, मैक्सिमम आप देखोगे निर्भया भी हुआ था, उसके अंदर कौन लोग थे? आप दिल्ली क्राइम एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई, आप देखेंगे कि तो उनका एजुकेशन लेवल क्या था। अगर हम लोग नहीं बनाएंगे ना तो हम सेफ हैं, ना हमारी फैमिली सेफ है, ना हमारी लड़कियां सेफ हैं, ना हम लोगों की पूरा एंटायर सोसाइटी सेफ है। हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमें इस चीज़ की जो है शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी होगी, और इसकी शुरुआत उमेश जी ने जो की है अपने स्कूल के नई राहें के जरिए की है। आपने जो ये स्कूल शुरू किया है नई राहें, इसके पीछे आपका जो मोटिव क्या था? मैम, हमें ये लगता था कि जो सब लोग बोल रहे हैं कि ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, एजुकेशन लेना नहीं चाहते, हमारा एक बिलीफ था कि अगर सबको क्वालिटी एजुकेशन, मुझे याद है 2012 में हमने एक ब्रोशर बनाया था, हम लोगों ने एक सेमिनार किया था, उसमें हमने एजुकेशन की बात नहीं की थी, हमने बात की थी क्वालिटी एजुकेशन की। हमें ये लगता था कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे और उन बच्चों को अगर वो चीज़ आप दे पाए तो ये बच्चे भी वो रिजल्ट लेके आ सकते हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, नई राहें स्कूल ने 2 बार प्ले कंपटीशन के अंदर OPJMS स्कूल को हराया है। अरे वाह! हिसार के अंदर प्ले कंपटीशन में जिसमें 10 बड़े बड़े स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें नई राहें के बच्चे फर्स्ट पोजीशन लेके आते हैं। हम लोग उनको कंपटीशन में लेके क्यों गए? हम लोग उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके क्यों गए? कि हम उन्हें ये बताना चाहते थे कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम वहां रह सकते हो, तो अपनी जिंदगी में भी इन सारे कंपटीशन से आगे बढ़ के आप अपनी लाइफ में कुछ अटेन कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो नई राहें का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले तो हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होती है। आप एक चीज़ देखिए मैम कि ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा फुटबॉलर क्यों निकलते हैं? आप ये देखिए IIT के में सबसे ज़्यादा यूपी के, बिहार के जो बच्चे झुग्गी झोपड़े सुपर 30 आपने देखी होगी, बिहार से सबसे ज़्यादा IAS क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके पास एक मोटिवेशन है, उनके पास एक ज़ील है। इन बच्चों को जिस दिन आप क्वालिटी की एजुकेशन और कंधे पे हाथ रख दोगे, मैं आपको कहता हूँ ये आपको निराश नहीं करेंगे। हमने 8 साल में ये देख लिया कि हमने छोटी सी जगह पे ये चीज़ की है, अब इसको बड़े लेवल पे करने की जरूरत है, इसीलिए आरंभ हम लोगों ने बनाया। बिल्कुल, आरंभ आपने बनाया और उसका रिजल्ट जो है वो आपको साफ साफ भी दिखा। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे जो ये सरकारी स्कूलों के हालात जो हैं वो खस्ता हो रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं, वो सुधर जाए? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि क्या हमें ये ठीक करना भी है या नहीं करना, और हमें ठीक करना है तो क्यों करना है। सबसे पहले आपका जो बजट है, आपको कम से कम वो डबल बजट करना पड़ेगा। आपको जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको वो वर्ल्ड लेवल पे जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूल्स के, उस लेवल पे लाके खड़ा करना पड़ेगा। आपको आपके टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी, और नए टीचर्स जो हैं, जैसे कि आपको नए टीचर्स रिक्रूट करने चाहिए, जो वो टीचर्स होने चाहिए जिन्हें उन स्कूलों में काम किया है जिनका रिजल्ट 100% रहा है। 5 साल का वर्क एक्स आप ले लीजिए। आपको एक नई वर्कफोर्स लेके आनी पड़ेगी इस सिस्टम के अंदर, और जो पुराने हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि आपको उन टीचर्स को, जो पुराने टीचर्स हैं, उनके ऊपर जो वर्कलोड है, एक टीचर का काम सिर्फ एजुकेशन ही होना चाहिए। आपको ये जिस दिन ये मान लोगे आप कि टीचर इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ है, आप जिस दिन ये मान लोगे कि टीचर से बड़ी नौकरी ना तो IAS ऑफिसर की है, ना IPS ऑफिसर की है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज की है, उस दिन आपकी ये शिक्षा नीति अपने आप बदल जाएगी। जिस दिन आप वो रिस्पेक्ट का भाव, जिस दिन आप ये चीज देखेंगे कि हमारा जो टीचर है उसको हम लोग कोई भी काम ना दे, सिर्फ एजुकेशन, और उसकी रिस्पेक्ट हम लोग दिन से करने लग जाएंगे, उस दिन ये एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उमेश जी आप, और आपकी ऐसी सोच के लिए मैं आपको सलाम करती हूँ, दिल से दुआ देती हूँ कि आप आगे भी यूं ही काम करते रहें और इन बच्चों की जिंदगियां जो है यूं ही सुधारते रहें। और इसके साथ ही मैं सरकार के सामने भी ये सवाल उठाना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कब तक विकास जो है केवल
विज्ञापनों में होता रहेगा, केवल वादों में होता रहेगा। कब तक हमें जमीनी हकीकत पर इस विकास से पिछड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नहीं। तो मैं आपसे ये सवाल उठाती हूँ, सरकार से सवाल उठाती हूँ और इसके साथ ही जनता से भी गुहार लगाती हूँ कि आप भी अपना मुद्दा उठाएं, जातिवाद और धर्म के मुद्दे से बचें, अपना मुद्दा रखें शिक्षा का और स्वास्थ्य का, और इसी तरह हमारे साथ आगे जुड़े रहें और आगे भी इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। जिन्हें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।